तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं लगभग 10 से 12-15 प्रश्न आते हैं। एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है। हाँ, तो 12 से 15 प्रश्न आते हैं और 12 से 15 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने जो है एक सीरीज शुरू किया है जिसमें ज्योग्राफी के सारे प्रश्न हम, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सारे प्रश्न को हम एक एक करके देखेंगे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखेंगे। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसमें जितने भी फैक्ट हैं, वो सारे को हम रिवील करेंगे और हम आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होने देंगे जिसमें आपको क्वेश्चन में या कन्फ्यूजन हो या फिर कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो। आप बिल्कुल जो प्रश्न, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल उस पर क्वेश्चन आपका आएगा, उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो पहला प्रश्न देखिए कि पहला प्रश्न है, देखिए कि पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व के देशों में, यानी कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, भारत का क्षेत्रफल कौन सा स्थान रखता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जो भी आप इसको, तो ऑप्शन है कि पांचवा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान और आठवां स्थान। कौन सा स्थान विश्व में भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, ये सबको पता, इसको आप सोल्व कीजिए। देखिए, ये सबको पता है कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.24% भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, तो 2.24% के साथ भारत का क्षेत्रफल के साथ भारत जो है 7वें स्थान पे आता है। तो प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे है रूस। रूस का क्षेत्रफल 17 लगभग 76% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पर आता है कनाडा। लगभग 9.96% के साथ। उसके थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, अब देखिए तीसरे नंबर पर विवाद है, कहीं अमेरिका आता है, कहीं चीन आता है। तो थर्ड नंबर पर है यूएस, यानी कि जो है अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आता है चीन, फोर्थ नंबर पे आता है चाइना, और फिफ्थ नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे है, उसका नाम है ब्राजील, है ना, वो है ब्राजील आता है पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे आता है वो है इंडिया, अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। एक नंबर पे रूस है और 7वें नंबर पे इंडिया है। क्लियर है। अच्छा, अब भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो लगभग 2.24% है संपूर्ण क्षेत्रफल का, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए आप। एक प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी स्थल किस राज्य में स्थित है। याद रखिए कि भारत का सबसे पूर्वी स्थल, अगर हम भारत को इस प्रकार से सीमांकन करें, भारत का सीमांकन अगर हम इस प्रकार से करते हैं, तो भारत का सबसे पूर्वी स्थल आपको कहाँ दिखता है, तो पूर्वी स्थल अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, और पश्चिमी स्थल कहाँ दिखता है, तो गुजरात में दिखता है। गुजरात का एक जिला है, एक गांव है, उसका नाम है गोहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी स्थल गुजरात में, और भारत का सबसे पूर्वी स्थल अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है किविथू।
ठीक है। और भारत का सबसे उत्तरी स्थल आपको दिख जाएगा इस इलाके में, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और जो है दक्षिणी स्थल, जो स्थल भाग है, स्थलीय भाग पे दक्षिणी स्थल है, उसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर हम द्वीपीय भाग की बात करें तो द्वीपीय भाग में इंदिरा कौल, इंदिरा कौल जो निकोबार में है, मतलब कि ये है दक्षिण निकोबार में, मतलब सबसे अंतिम में, यहाँ पर जो अब सबमर्ज हो चुका है, वो समंदर में डूब गया है, और डूब गया 2004 में। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। तो आप है राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है और अरुणाचल है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किविथु भारत का सबसे पूर्वी स्थल, और पश्चिमी स्थल है गुजरात का गुहार मोती, और उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब तो लद्दाख में चला गया। लद्दाख में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और आपका जो है ये उत्तरी दक्षिणी स्थल हो गया आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और उत्तरी स्थल है आपका जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू कश्मीर था, अब हो गया ये लद्दाख में आपका इंदिरा पॉइंट। तो अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं? विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें से कितना परसेंट लोग भारत में निवास करते हैं? ठीक है, ऑप्शन एक है 16%, 16%, ऑप्शन बी है 17%, ऑप्शन सी 18%, और ऑप्शन डी है 19%। तो कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं कुल जनसंख्या का? तो कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं, बताइए जरा है इसको। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ही एक डाटा के अनुसार सुना होगा कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया भारत। चीन को हम लोगों ने पछाड़ दिया है, और उम्मीद है कि 2027 तक हम लोग जो है लगभग 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या के साथ एक नंबर पर होंगे, और आने वाले समय में चीन की जनसंख्या का जो रेशियो वो धीरे धीरे गिरेगा। तो बताइए कि जो है भारत का जनसंख्या पूरे विश्व जनसंख्या कितना है? देखिए, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है, भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ है। उस अनुसार भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। ठीक है, 17.5%। लेकिन ये जो डेटा देता नहीं है, डेटा देता है 17%, तो 17% आपको लगाना है। लेकिन अगर 17.5% दे तो 17.5% आपको लगाना है। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। तो अगला प्रश्न कहता है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? समझ गए? तो भारत श्रीलंका से अलग होता है सुएज नहर के द्वारा, पाक की जलसंधि के मध्य, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा, खंभात की खाड़ी के द्वारा, और कच्छ की खाड़ी के द्वारा। तो किसके द्वारा आपका जो है ये भारत श्रीलंका से अलग होता है? देखिए, ये जो है भारत और ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम भारत श्रीलंका को अलग करते हैं? तो बताइए। तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक की खाड़ी के द्वारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार समझिए इस तरीके से आप कि इसको समझिए कि ये है आपका, ये हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है आपका राम सेतु है, और राम सेतु के बीच में ये जो खाली स्थान यही है पाक की खाड़ी, ये वाला। और पाक की खाड़ी के इस तरफ पाक जलडमरू मध्य है, और पाक जलडमरू मध्य के ये जो उत्तर साइड में है ये है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी है। और दक्षिण साइड में है यह मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है,
और यहाँ पर एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का कारण है, उसका नाम है कच्चा थिब्बू। कच्चा थिब्बू द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का कारण है। इसको 1972-73 में श्रीमती गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया था। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि श्रीलंका में एक बंदरगाह है, इसका नाम है हम्बनटोटा, जो यहाँ पर है श्रीलंका के सबसे पूर्वी तट पे हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको श्रीलंका ने चीन को दे दिया है, ठीक है, 99 साल के लीज पे। इसी के बगल में एक और हवाई पट्टी, उसका नाम है त्रिंकोमाली, वो भारत अभी उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका की जो अभी राजधानी जो है वो नई बदली गई है, वो राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी अभी है, उसका नाम है श्री जयवर्धने कोट्टे। पहले राजधानी हुआ करता था श्रीलंका का कोलंबो, ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन है। श्रीलंका में जो है तमिल लोग रहते हैं, तमिल, यहाँ पे सिंहली लोग रहते हैं, सिंहली, यहाँ की भाषा भी ऑफिशियल भाषा सिंहली है। तो इतना आप इंफॉर्मेशन इसको याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ मिलती है? कौन कौन? तो नेपाल के साथ मिलती है, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का? वह अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ मिलती है? बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी। डी आंसर इसका सही है। सिक्किम जो है, देखो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो इस प्रकार से भारत का जो कुछ ये मैप है आपको, और यहाँ से हम देखें कि इस प्रकार से ये है, तो ये वाला रीजन है, ये भूटान का रीजन है, ये वाला रीजन है जो नेपाल का है, और ये इलाका है ये अपना सिक्किम है, और यहीं पे एक पर्वत है उसका नाम है कांचनजंगा, और इस तरफ का जो इलाका है वो चीन वाला तिब्बत है। तो नेपाल, भूटान और तिब्बत यानी चीन, ये तीनों देशों से इसकी सीमा मिलती है। किसकी? तो सिक्किम की सीमा मिलती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अच्छा, अभी भी जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें भी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही है, लेकिन 3 अलग अलग देशों की सीमा है। यहाँ जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसमें एक आप ऐड कर सकते हैं कि एक ही देश की सीमा है, एक ही देश की 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो कौन सा सीमा है जो बता सकते हैं? कोई बताइए तो जल्दी जरा। एक ही देश की सीमा है, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा राज्य है? असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और एक ही देश की सीमा से, एक ही देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो कौन सा ऐसा राज्य? तो देखिए इसका सही आंसर है त्रिपुरा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, आप देखोगे इस तरीके से, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट राज्य ऐसे आपको दिख जाएंगे। तो आप देखिएगा कि ये जो इलाका है यहाँ पर, ये भूटान का इलाका है, और यहाँ से ये इलाका आपका मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। इसके बगल में यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे आपको जो है मणिपुर दिख जाएगा, और ये दिख जाएगा मिजोरम, और यहाँ से एक राज्य आपको है वो है त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा, और ये जो राज्य है वो है मेघालय का, और यहाँ से पूरा का पूरा जो ये राज्य है, यहाँ से यहाँ तक ये है असम, ये है असम। तो देखिए कि त्रिपुरा जो राज्य है ना, ये 3 तरफ से बांग्लादेश की बाउंड्री से लगा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश की बाउंड्री से लगा हुआ है त्रिपुरा राज्य, ठीक है। तो देखिए हमारे 2 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। एक है त्रिपुरा और दूसरा है कौन? सिक्किम। सिक्किम 3 देशों के तरफ से, 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और तिब्बत यानी कि चीन से। और ये त्रिपुरा जो है वो एक ही देश के 3 तरफ से घिरा हुआ है, मतलब एक ही देश के बाउंड्री से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वो बाउंड्री है किसका? तो वो है बांग्लादेश का बाउंड्री,
बांग्लादेश का। ठीक है, देखिए यहाँ से एक नदी गुजरती है, उसका बहुत बार चर्चा होता है उस नदी का, उसका नाम है बराक रिवर, बराक नदी। ठीक है, बराक नदी त्रिपुरा और असम से होकर गुजरती है। चलिए तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा ऐसा अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ये सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कर्क रेखा, ऑप्शन बी में विषुवत रेखा, ऑप्शन सी में मकर रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा है, भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। और यही कारण है कि भारत के जो उत्तर की जो भूमि होती है, जैसे कर्क रेखा बीच से गुजरा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसके उत्तर वाला भूमि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और उसके दक्षिण वाला भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन हम लोग बोलने क्रम पढ़ने के क्रम में हम लोग ये कहते हैं कि भारत का जो संपूर्ण भूमि है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भूमि है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण उत्तर भारत किस कटिबंध में आएगा, तो उपोष्ण कटिबंध में आएगा, और संपूर्ण दक्षिण भारत वो आएगा उष्ण कटिबंध में। लेकिन ओवरऑल भारत की सीमा, जो भारत की जो स्थिति है वो है उष्ण कटिबंधीय स्थिति में। ठीक है, अच्छा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? तो झारखंड यानी कि झा गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झागुराम, मित्र है ना, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और छ से छत्तीसगढ़। तो झागुराम, मित्र पक्ष, ये 8 राज्यों से भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न है, इसको आप लोग एक बार बनाइए। तो कौन इसको बनाता है कमेंट करके बताइए जरा सा, कि भारत और इसके बीच में जो है पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? देखिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ए ऑप्शन है डुरंड, बी ऑप्शन है मैकमोहन, सी ऑप्शन है मैगिनोट रेखा और डी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो सीमा है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ सीमा रेखा, जो 1947 में सर रेड क्लिफ ने इसको खींचा था। और डुरंड रेखा जो है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था जब पाकिस्तान साथ में था। इसको 1893 ईस्वी में खींचा गया था सर डुरंड के द्वारा, और मैकमोहन लाइन 1914 ईस्वी में खींचा गया था सर मैकमोहन के द्वारा। तो ये तीनों नाम पे है, याद रखिएगा। डुरंड लाइन जो है वो भारत और अफगान के बीच में, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है वो। ठीक है, रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। तो अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थलरुद्ध राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा स्थलरुद्ध राज्य नहीं है? स्थलरुद्ध राज्य का मतलब क्या हुआ? कि वैसा राज्य जो 3 तरफ से स्थलीय राज्य से घिरा हुआ है, तो इसको कहते हैं स्थलरुद्ध राज्य। देखो, स्थलरुद्ध राज्य के 2 पैरामीटर हैं। पहला कि कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से नहीं मिलता हो, सीमा रेखा नहीं हो। दूसरा कि कोई वाटर बॉडी यानी कि समुद्री रेखा, कोई समुद्री सीमा रेखा नहीं हो। तो ये 2 लाइन है स्थलरुद्ध राज्य या स्थलरुद्ध देश होने के। तो जैसे देखिए, नेपाल जो है स्थलरुद्ध देश है ना, उसका कोई जो है आप कह सकते हैं कि वाटर बॉडी से उसका लिंक नहीं है। तो
स्थलरुद्ध देश है, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है देशों से। तो स्थलरुद्ध राज्य में कौन है भैया? तो देखिए कि मध्य प्रदेश है कि हरियाणा है कि झारखंड है कि बिहार है। तो इसमें से कौन स्थलरुद्ध राज्य नहीं है, यानी कि किसकी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय लाइन से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, या फिर अंतर कोई जो है वाटर बॉडी से यानी कि महासागर से घिरा हुआ नहीं है? तो बताइए। तो ये है आपका बिहार। बिहार स्थलरुद्ध राज्य नहीं है क्योंकि बिहार का जो लाइन है वो नेपाल से लगा हुआ, बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से लगा हुआ है, तो ये स्थलरुद्ध राज्य नहीं है। बाकी जो है झारखंड स्थलरुद्ध राज्य है, हरियाणा स्थलरुद्ध राज्य है, मध्य प्रदेश स्थलरुद्ध राज्य है, एक और है तेलंगाना, तेलंगाना स्थलरुद्ध राज्य है, एक और है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये भी स्थलरुद्ध राज्य है। दो केंद्र शासित ऐसे राज्य हैं जो स्थलरुद्ध राज्य हैं, एक है दिल्ली, दिल्ली और एक है चंडीगढ़, चंडीगढ़ स्थलरुद्ध राज्य है। तो याद रखिएगा कि 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं यानी कि लैंडलॉक स्टेट हैं, और 2 ऐसे जो है यूनियन टेरेटरी हैं जो लैंडलॉक हैं, उसमें से एक है दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा रेखा है? किस देश की सीमा रेखा सबसे लंबी है भारत के साथ? चीन का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का, किसका सीमा रेखा जो है भारत के साथ सबसे लंबा है? तो बोलिए, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? भारत के साथ सबसे लंबा है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, वो लगभग 4096 किलोमीटर है। उसके बाद आता है चीन के साथ, लगभग 3900 किलोमीटर है। सर लगभग देखिए कहीं कहीं 3900 लिखता है, कहीं कहीं 3500 लिखता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पाकिस्तान के साथ 3300 समथिंग, 3323 किलोमीटर। उसके बाद आता है नेपाल के साथ 1751, 1751। उसके बाद आता है म्यांमार के साथ 1643, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। उसके बाद आता है भूटान के साथ, भूटान के साथ लगभग 600 समथिंग वो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और उसके बाद आता है अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर या 108 किलोमीटर। तो ये इतना याद रखिएगा। तो सबसे लंबी सीमा रेखा चीन के साथ है। अब आइए अगला प्रश्न पे। प्रश्न है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा रेखा निर्धारित करता है? ये अभी तो बताए थे प्रश्न को। तो ये है अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, किसके साथ डुरंड रेखा जो है सीमा निर्धारित करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ है। क्लियर? आगे अगला प्रश्न है कि भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कौन सा ऐसा स्थान है भारत का जहां पर अरब सागर भी मिलता है, हिंद महासागर भी मिलता है और बंगाल की खाड़ी भी मिलते हैं? वो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर तीनों जो है खाड़ियाँ मिलती है, तीनों महासागर मिलते हैं? तो देखो ये है आपका, यहाँ पर जो है आप देखो कन्याकुमारी है, ठीक है, जिसको हम ये तमिलनाडु में है। तो नीचे का जो भाग है ये है आपका हिंद महासागर का भाग, ये जो भाग है ये भाग है आपका अरब सागर का, और ये जो भाग है ये है बंगाल की खाड़ी का। तो ये आपको मिल जाता है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में मिल जाता है। देखिए एक यहाँ से कन्फ्यूजन होता है बार बार, इसको मैं भी यहाँ पर डील कर देता हूँ। यहाँ पर श्रीलंका का भाग है, श्रीलंका भारत से पाक की जो है पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। तो पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है, तो पाक जलडमरू मध्य के उत्तर साइड का जो इलाका है उसको कहते हैं पाक की खाड़ी, ये है पाक की खाड़ी। और दक्षिण साइड का जो इलाका है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी।
और भारत और श्रीलंका जो अलग होता है जिस जलमरूमध्य से, उसको कहते हैं पाक जलमरूमध्य। और यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप पर विवाद है, उसका नाम है कच्चा थिब्बू द्वीप। ठीक है, उस पर विवाद है। और श्रीलंका में दो बंदरगाह, मतलब खास करके दो रीजन काफ़ी चर्चा में रहते हैं, एक हम्बनटोटा, दूसरा ट्रिंकोमाली। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जिसको चीन ने डेवलप किया है, चीन ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है। और ट्रिंकोमाली जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर हम लोग जो है एक तेल का भंडार भी बना रहे हैं। तो वो जो रीजन है वो भारत के पक्ष में है। और जो है जो श्रीलंका है, वहाँ पे उसके जो राजधानियाँ हैं वो चेंज हो गई है। पहले श्रीलंका कोलंबो हुआ करता था, अब हो गया जबरदने कोट्टे। तो इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कौन सा है? तो मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो देखिए सही जवाब इसका है, सही है मणिपुर। अभी जो है दंगे जो मणिपुर में हो रहे हैं, वहाँ पे जनजातीय जो लोग हैं उनके बीच में मेती जनजाति है, कुकी जनजाति है, असमी जनजाति, सॉरी यकसामी जनजाति है, तो इनके बीच में भी वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं। तो ये मणिपुर की जो सीमा रेखा है वो मिलती है म्यांमार से, म्यांमार से मिलती है। बाकी मिजोरम की बांग्लादेश से मिल जाती है, त्रिपुरा की मिल जाती है, मेघालय की मिल जाती है, और असम की भी मिलती है, असम की भी मिलती है। नहीं मिलने में मणिपुर है, नागालैंड की नहीं मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश की नहीं मिलती है, और एक और है वो है सिक्किम की नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी सभी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनकी सीमा रेखा मिल जाती है। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा रेखा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा रेखा नहीं मिलती? तो ऑप्शन है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है बिहार, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिए इसमें से सबसे आसान प्रश्न, बिहार से जो है भूटान की सीमा रेखा नहीं मिलती, बाकी असम से मिल जाती है, सिक्किम से मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश से मिल जाती है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न पे आइए। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है? पूर्वी घाट पर स्थित पतन है। देखिए जैसे कि ये जो है भारत का एक घाट है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर कौन सा पतन स्थित है? तो तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, हल्दिया और कांडला। तो इसमें सही जवाब क्या है? सही जवाब है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, बाकी ये तीनों बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। समझ गए? यहाँ पे कांडला है, यहाँ पे नाहवा सेवा मुंबई में है, यहाँ पे मारवाड़ गोवा में है, यहाँ पे न्यू मंगलोर है, यहाँ पे जो है एन्नौर है। तो इस प्रकार से जो है भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है भारतीय मानक समय यामोत्तर? तो एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। कहाँ से भारतीय मानक यामोत्तर नहीं गुजरता है? क्योंकि मानक समय यामोत्तर जो है भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों से गुजरता है, उसमें है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजरता है। इसमें से आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, और उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। ठीक है, तो भारत का जो है यामोत्तर आपको जो है ये 5 राज्यों से गुजरता है। एक प्रश्न पूछता है कि भारत का यामोत्तर और भारत का जो है ये कर्क रेखा किस राज्य में मिलता है? तो ये मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा, ये मिलता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है?
जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे आसान प्रश्न है, झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो एक है गंगा नदी, दूसरा चंबल नदी, तीसरा गोदावरी और चौथा माही नदी। कौन सा नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार कर जाती है? तो देखिए, इसमें गंगा तो खैर नहीं पार करती, गंगा से तो बहुत दूर से कर्क रेखा गुजरती है। चंबल भी नहीं कर्क रेखा को छू पाती है, और गोदावरी भी कर्क रेखा से पार मतलब कि दक्षिण में है। तो माही नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर से निकलती है ये, और यह जो है अरब सागर में गिर जाती है गुजरात से होते हुए। एक नदी और आता है, सॉरी देखिए, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। एक नदी और है माही जुड़ा हुआ, एक है लूनी नदी। लूनी नदी ये निकलता है अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलता है और कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि भारत के कौन कौन सी नदी हैं जो अरब सागर में मिलती है, ठीक है, और कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में यहाँ पे देखोगे कि जो है गुजरात से 2 नदी है, एक है जिसको साबरमती कहते हैं, एक है यही माही नदी। यहाँ पे और नदी मिलेंगे, एक मिलेंगे ताप्ती, दूसरा मिलेगा नर्मदा। यहाँ पर 2 नदी मिल जाएगा गोवा में मांडवी और जुआरी, और आपको मिल जाएगा केरल में एक पेरियार नदी, एक यहाँ पे सारावती नदी, जिस पर एक जलप्रपात होते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात, या फिर उसका नाम है देखिए उसका एक और नाम है जी, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये चीज। अगला प्रश्न है कि केसर की खेती कहाँ की जाती है? केरल में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक। केसर को सेफ्रॉन भी बोलते हैं, सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन की खेती कहाँ की जाती है? तो देखिए, केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थल जो है वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, और इसके लिए जो एक मिट्टी का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं करेवा क्षेत्र जो है वहाँ पर केसर की खेती होती है। और करेवा जो क्षेत्र है वो घाटियों के बीच में बने मैदान को कहते हैं। घाटियों के बीच में जो पानी ऊपर से आता है, बर्फ के पिघलने के कारण जब पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें जो है कंक्रीट के साथ साथ में उसमें क्ले भी जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार के जो है मैदान में केसर की खेती, जिसको हम करेवा बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? आज भारत है, भारत का जो आज क्षेत्र है वो प्राचीन काल में या बहुत पहले किस विशाल भूखंड का भाग हुआ करता था? तो बताइए इसको। ऑप्शन है अंगारा लैंड का, दूसरा गोंडवाना लैंड का, सी में है जुरासिक भूखंड का, और डी में है आर्यावर्त का। तो किसका पार्ट हुआ करता था आपका जो है ये क्या कहते हैं इसको कि भारत का भूखंड? तो ये था गोंडवाना लैंड का। ठीक, देखिए पृथ्वी जो है जब आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी में एक पैंजिया हुआ करता था, जो पृथ्वी का लैंड मास था, और बाकी जो वाटर बॉडी है, पानी वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं पैंथालासा। ये था पैंथालासा और ये था पैंजिया। तो पैंजिया में कार्बोनिफेरस काल में जो है विभाजन हो गया, मतलब ब्रेक हो गया, टूट गया पैंजिया, 2 भागों में बट गया। एक बट गया जो उत्तर में बट गया वो हो गया अंगारा लैंड, और दक्षिण में बट हो गया गोंडवाना लैंड हो गया। तो अंगारा लैंड को ही हम कहते हैं लोरेंसिया भी, याद रखिएगा, लोरेंसिया। और भारत जो है कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, लेकिन खिसकते पहुंच गया अंगारा लैंड में, और भारत और अंगारा लैंड के बीच में एक सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम था टेथिस सागर।
तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जहाँ पर आज हिमालय खड़ा है वहाँ पर प्राचीन काल में या बहुत टाइम पहले कौन सा सागर हुआ करता था, तो सागर का नाम था टेथी सागर। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए इतना ही रहेगा, और फिर हम कल आपको 6 बजे से लाइव दिखेंगे।